खतरनाक सड़कों पर सबसे आगे जाता था। इस काम को हमारे इलाके में चौंगशा कहा जाता था। मैं पहले रास्ता पार करता, फिर बाकी गाड़ियां पीछे आते। काम खत्म होने पर मुझे कई लाल लिफाफे मिलते थे। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे, जब तुम सबसे पहले उस रास्ते पर गए तो कुछ अजीब देखा था? मैंने सोचा और कहा, कुछ खास नहीं, बस रात में अक्सर कोई सड़क पर गाड़ी रोकने की कोशिश करता था। कभी कभी सड़क के बीचों बीच कोई अचानक गिर जाता था, जैसे जानबूझकर एक्सीडेंट करवाना चाहता हो। और हाईवे के किनारे कभी कभी एक जैसे दिखने वाले कई गांव दिखाई देते थे। जब मैं 12 साल का था तब मैंने नाले से एक पागल से बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। उसने मुझसे कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, इस जन्म में तुम्हारी किस्मत यिन यांग का भोजन खाने की है। फिर उसने मुझे 11 खंडों वाला एक रहस्यमयी चाबुक दिया, जिसका नाम था आत्मा प्रहार चाबुक। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। 18 साल की उम्र में मैं गाँव छोड़कर ट्रक चलाने लगा। 30 साल की उम्र तक मेरी अपनी कंपनी, परिवार और अच्छा जीवन था। मेरी जिंदगी लगभग परफेक्ट थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरे माता पिता की मौत हो गई, मेरा भाई जेल चला गया, मेरी पत्नी बीमारी से मर गई और मैं भारी कर्ज में डूब गया। मेरे पास सिर्फ एक बेटा और एक बेटी बची। जब मैं पूरी तरह टूट चुका था तब अलमारी पर रखी वही आत्मा प्रहार चाबुक मुझे फिर दिखाई दी। उस समय मैं एक ग्राहक को लेकर पहाड़ की ओर गाड़ी चला रहा था। तभी दुजितेंग का फोन आया। वो साफ तौर पर शराब के नशे में था। च्यूनान, ज्यादा आकर मत दिखा, मैं तो तुझे जीने का मौका दे रहा हूँ। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। पीछे बैठी माँ बेटी थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने उनसे माफी मांगते हुए सिर हिलाया। उनका डरना गलत भी नहीं था। मैं दिखने में काफी डरावना था। मेरा शरीर बहुत बड़ा था और बचपन से लोग कहते थे कि मैं ली कुई जैसा दिखता हूँ। दू जीतेंग मेरा बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। हम एक ही गांव से निकले थे, साथ में ट्रक चलाए, साथ में शादी की और साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाई। पहले वो बहुत दुबला पतला था, मैं उससे बड़ा था, इसलिए वो मुझे भैया कहता था और मैं हर जगह उसकी रक्षा करता था। अगर रास्ते में किसी से लड़ाई हो जाती तो मैं उसके आगे खड़ा हो जाता। खतरनाक कामों में वो डरता था तो मैं खुद जाता था। वापस आकर इनाम का आधा हिस्सा भी उसे दे देता था। मैं अक्सर उससे कटैक्सा था। मैं तुम्हें गांव से बाहर लेकर आया हूं और मैं तुम्हें सुरक्षित वापस भी ले जाऊंगा। मैं उसे अपने परिवार जैसा मानता था। हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं अपने बीमार माता पिता और पत्नी की देखभाल में लगा हुआ था तब उसी ने कंपनी के पैसे हड़प लिए, संपत्ति अपने नाम कर ली और सारे कर्ज मेरे सिर पर डाल। फिर भी मैंने उस पर शक नहीं किया। जब पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटाने की खातिर मैं उसके घर के सामने घुटनों पर बैठा था तब मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने मेरे आखिरी 200 युआन से खरीदा हुआ खाना अपने कुत्ते को खिला दिया। वह हंसते हुए बोला, च्यूनान, तू खुद को किसका बड़ा भाई समझता है? अब तेरी औकात मेरे कुत्ते से भी कम है। आखिरकार मैंने ऑपरेशन के पैसे तो जुटा लिए, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हाँ नान, खुद को दोष मत देना। दुजितेंग बहुत जहरीला इंसान है। ऐसे आदमी पर न अच्छा करना चाहिए और न ही उससे नफरत करनी चाहिए। बच्चों का ध्यान रखना, उससे दूर रहना और खुद को मत थकाना। मैं उसके हाथों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। पहले माता पिता चले गए और अब मेरी पत्नी भी। सूरज निकलते निकलते मैं एक और अपना खो चुका था। उधर दुजितेंग अपनी नई लॉजिस्टिक्स कंपनी चला रहा था और मैं अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने में लगा था। मुझे पता था कि मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे थे और मेरी सास भी मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने मन ही मन कसम खाई, दुजितेंग, एक दिन मैं तुमसे हिसाब जरूर चुकता करूंगा। तभी पीछे बैठी महिला ने पूछा, मिस्टर चू, अभी और कितना समय लगेगा? मैंने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, लगभग आधा घंटा। आज हमारा गंतव्य था यांगफेंग काउंटी का जिन्हे ब्रिज, छिंगसोंगशान कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नाम का था, लेकिन असल में वो एक सुनसान और छोड़ा हुआ कब्रिस्तान था। मैं और वो माँ बेटी ट्रेन से यांगफेंग पहुंचे थे। हमने कई टैक्सियां रोकी, लेकिन जैसे ही ड्राइवरों ने पता सुना, किसी ने भी हमें गाड़ी में नहीं बैठाया। एक ड्राइवर बोला, भाई, पहले ये जगह सामूहिक कब्रगाह थी, बाद में सरकार इसे आधुनिक कब्रिस्तान बनाना चाहती थी, लेकिन निर्माण शुरू होते ही लगातार हादसे होने लगे। कई लोग बुलाए गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार काम बंद करना पड़ा। उसके बाद से कोई भी इस पहाड़ी रास्ते पर नहीं आता। कहते हैं कि अगर कोहरे वाले दिन यहाँ आओ तो सड़क किनारे लोग गाड़ी रोकते दिखाई देते हैं। अगर तुमने गाड़ी रोक दी तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आखिर मजबूर होकर हमने खुद एक गाड़ी किराए पर ली। मैंने सामने वाली सीट की ओर देखा। वहाँ मेरे नए खरीदे हुए सामान रखे थे, एक फावड़ा, पेट्रोल, कुल्हड़ी और वही आत्मा प्रहार चाबुक। सच कहूँ तो ऐसा काम मैं पहली बार कर रहा था। कर्ज चुकाने के लिए पहले मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट दोस्त की मदद से कई बार भूतहा घरों में रह चुका था। मेरा काम था उन घरों में कुछ समय बिताना जहाँ किसी की मौत हुई हो। मुझे भूत प्रेतों से कभी डर नहीं लगा। अगर पैसे अच्छे मिले तो मैं किसी भी घर में रहने को तैयार था। इसी वजह से प्रॉपर्टी एजेंटों के बीच मेरा थोड़ा नाम भी हो गया था और इसी नाम के कारण ये माँ बेटी मेरे पास पहुंची थी। लेकिन उनका काम भूतहा घर साफ करवाना नहीं था, उन्हें मृत प्रेम संबंध तोड़ना था। जिस लड़की के लिए वे आई थी उसका नाम था सू छिनछिन। वो लगभग 20 साल की थी, अभी अभी कॉलेज से निकली थी और इस समय अपनी माँ की गोद में दुबकी हुई बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो बेहद कमजोर दिख रही थी। उसने बताया कि 3 महीने पहले यानी छिंगमिंग त्योहार के बाद उसे बार बार एक अजनबी आदमी सपनों में दिखाई देने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि शायद वो प्रेम संबंध चाहती है, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। सपनों में वो आदमी उसके साथ घूमता, बातें करता और डेट पर जाता था। बस वो उसका चेहरा कभी साफ नहीं देख पाती थी। उसे सिर्फ इतना महसूस होता था कि वो एक जवान और सुंदर आदमी है। कुछ समय बाद उस आदमी ने पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे साथ रहना चाहोगी? सू छिनछिन उस मीठे सपने में डूबी हुई थी, इसलिए उसने बिना सोचे हाँ कह दिया और यहीं से सब बदल गया। उसके सपने डरावने होने लगे।
उसे बार बार शोक सभाएं, कब्रें, ताबूत और सफेद समाधि पत्थर दिखाई देने लगे। जब भी वो भागने की कोशिश करती, वो आदमी उसके पीछे आ जाता। तुमने मुझसे साथ रहने का वादा किया था, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? तुम भाग नहीं सकती, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। धीरे धीरे सुछिनछिन सोने से डरने लगी। जैसे ही नींद आती, वो उसी भयावह सपने में पहुंच जाती। वो चीखते हुए जाग जाती और उसकी मानसिक हालत टूटने लगी। उसकी माँ लियू शुआन उसे बड़े बड़े अस्पतालों और मनोचिकित्सकों के पास ले गई। बहुत सारी दवाइयां दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे अलग अलग तांत्रिकों और साधुओं के पास जाने लगी। कई लोगों ने कहा कि सू छिनछिन पर मृत आत्मा का प्रेम बंधन लग गया, वो आत्मा उसकी जान लेना चाहती है। कई तरह की पूजा और अनुष्ठान हुए, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई। वो नींद में चलने लगी और वास्तविकता तथा सपनों में फर्क करना भूलने लगी। कई बार तो वो लगभग इमारत से कूदने वाली थी। कुछ समय पहले एक रात उसने नींद में एक पता लिख दिया, यांग फैंग काउंटी, जिन हे ब्रिज, लियूमियन रोड का आखिरी छोर। जब उसकी मां ने नक्शे में वो जगह देखी तो डर गई। वो जगह छिंग सोंगशान कब्रिस्तान। एक बूढ़े ताओवादी ने उन्हें सलाह दी कि वे किसी ऐसे आदमी को ढूंढे जिसकी यांग ऊर्जा बहुत मजबूत हो और जिसकी किस्मत भारी हो। उसे सू छिनछिन के साथ उस जगह जाना। दोपहर के समय उस आत्मा से जुड़ी वस्तु को खोद कर निकालना होगा और आग में जला देना होगा, तभी यह संबंध टूटेगा। लेकिन इसमें बड़ा खतरा था। अगर वो आदमी उस चीज को दबा नहीं पाया तो शायद वो और सू छिनछिन दोनों कभी वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे काम के लिए किसी को तैयार करना आसान नहीं था। बहुत खोजबीन के बाद लियू शुआन को एक प्रॉपर्टी एजेंट के जरिए मेरा पता मिला। शुरुआत में मुझे शक हुआ। मुझे डर भूतों से नहीं था, बल्कि इस बात का था कि कहीं वे दोनों ठग तो नहीं। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्हें मना नहीं कर पाया। लियू शुआन के चेहरे पर वही बेबसी थी जो कभी मेरी आंखों में थी जब मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था। मुझे देखते ही वो ऐसे टूट गई जैसे डूबते आदमी को आखिरी सहारा मिल गया हो। वो कुछ बोल भी नहीं पाई और सीधे घुटनों के बल बैठ गई। मैंने जल्दी से उसे उठाया। वो रोते हुए बोली, मिस्टर चू, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। मैंने सुछिनछिन की ओर देखा। बेचारी लड़की ने बहुत समय से चैन की नींद नहीं सोई थी।